हेलो दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें ना तो नेगेटिव सेंटेंस हो, ना वो इंटरोगेटिव हो, ना वो इम्पेरेटिव हो और ना ही वो एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सा साधारण सा बिल्कुल सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव ना हो, नोट ना हो, नेवर ना हो या इंटरोगेटिव ना हो, उसमें क्वेश्चन वर्ड ना हो, अरे हाँ भाई हाँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में से एक होता है सिंपल सेंटेंस। नॉर्मली जो आज तक हमको सिखाया गया कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। वैसे 5 प्रकार होते हैं लेकिन कहीं-कहीं 4 प्रकार भी दिखाए जाते हैं किसी-किसी बुक में। तो नॉर्मली जो हमें आज तक सिखाया गया कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, वो ही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। आइए बिना देरी किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अनंत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में। आइए जानते हैं सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है सिंपल सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। जैसे हरी गोज टू मार्केट, ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। हरी गोज टू मार्केट एक सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं, देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब जो जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़े हुए हों या 3 वाक्य जुड़े हुए हों और तीनों या दोनों जितने भी सेंटेंस उसमें जुड़े हुए हैं उनका मीनिंग अपना अपना पूरा स्पष्ट हो, तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे हरी गोज टू स्कूल टू स्टडी, हरी पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, बट परंतु मोहन गोज टू टेम्पल टू प्रे, मोहन मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाता है। इसमें हरी गोज टू स्कूल टू स्टडी, इसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट अलग हो जाता है और मोहन गोज टू टेम्पल टू प्रे, इसका पूरा पूरा मीनिंग अलग समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम इनको दोनों को मिला दें तो भी इनका एक मीनिंग बन जाता है कि हरी तो स्कूल पढ़ने के लिए जाता है परंतु मोहन प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता है। तो जब इन दोनों को मिला देते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस हमारा बन जाता है। इसमें कोई भी कंजंक्शन जैसे बट, एंड, और ये जुड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। यह एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि उनको अलग अलग समझा नहीं जा सकता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। अगर हम कहें कि द टाइम विच इज लोस्ट फॉर एवर, तो इसमें दो सेंटेंस हैं, द टाइम इज लोस्ट और एक है द टाइम इज लोस्ट फॉर एवर। तो द टाइम इज लोस्ट, समय जा चुका है, यह एक सेंटेंस है जिसका पूरा अपना मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलग से लिखा हुआ नहीं है कि हम देखते पहचान जाए कि इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी है। ये हमें सोचना पड़ता है कि द टाइम इज लोस्ट, द टाइम इज लोस्ट यह एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस है कि द टाइम इज लोस्ट फॉर एवर। कौन सा टाइम? द टाइम विच इज लोस्ट। तो द टाइम इज लोस्ट फॉर एवर वो निर्भर करता है विच इज लोस्ट पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं जिसमें से एक सेंटेंस का अर्थ तो पूरा समझ में आ जाता है लेकिन दूसरे या तीसरे सेंटेंस का अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब क्लोज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग लेवल के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस समझने पड़ेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि सेंटेंस में कंफ्यूजन रहता है कि सिंपल सेंटेंस ये होता है, सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, कि ऐसा नहीं है।
सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसमें से सिंपल सेंटेंस के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फिर कभी आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। अबे जल्दी बोल। तो रुको जरा, सबर करो। चलते हैं सिंपल सेंटेंस की ओर और देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक मतलब जिसमें कोई घटना, कार्य या किसी तथ्य का वर्णन किया जाता है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक इन द रूम, वह कमरे में एक किताब पढ़ रहा है। यह एक घटना है, कार्य है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो यह कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नॉट ईटन फ्रोटन मैंगोज, मैंने सड़े हुए आम नहीं खाए हैं। आप भी बोलोगे कि कैसे कैसे आम लेके आए हो यहाँ पे सड़े हुए। नहीं भाई नहीं, सड़े हुए आम कौन खाता है भला? तो इसलिए मैं तो कहूंगा भाई मैंने सड़े हुए आम नहीं खाए हैं। मैंने सड़े हुए आम नहीं खाए हैं, यह भी क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। इसमें भी एक कथन, किसी घटना या किसी कार्य का वर्णन किया गया है। इसे स्टेटमेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट का वर्णन किया गया है। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। यह वाक्य में कहे गए कथन को, स्टेटमेंट को स्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। अगर मैं कहूं कि वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, तो हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस ने बताया कि हाँ वह खेलता है। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें है कि मैंने उसे पीटा, हाँ पीटा है। इसमें ये नहीं है कि नहीं पीटा। यू वर वॉचिंग ए मूवी, तुम एक पिक्चर देख रहे थे। यहाँ पर भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे अफर्मेशन है, यहाँ पर स्वीकार करता है सेंटेंस कि हाँ तुमने एक मूवी देखी। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकार करता है, वहीं नेगेटिव सेंटेंस अस्वीकार करता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस नेगेशन दिखाता है किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी कार्य का। यह वाक्य में कहे गए कथन को, स्टेटमेंट को अस्वीकार करता है, मतलब उसका विरोध करता है जो भी इसमें कुछ काम दिया हुआ होता है। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसमें क्या है कि क्रिकेट खेलने का जो काम है, जो कथन है, उसको ये अस्वीकार करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई नेवर प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर थोड़ी क्रिकेट की स्पेलिंग ये गलत टाइप हो गई, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर सही है, ये वाली सही है, ये वाली थोड़ी। यू वर नॉट वॉचिंग ए मूवी, तुम एक पिक्चर नहीं देख रहे थे। यहाँ पर भी क्या है कि मूवी देखने का काम है, उस कार्य का नेगेशन, मतलब विरोध किया गया है इस सेंटेंस में। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है, होते दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट हैं नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में, इन सेंटेंसों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्य या तो क्या से आरंभ होते हैं, या फिर प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी क्वेश्चन वर्ड इनके बीच में आ जाता है। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इनके अंत में, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है? तो ये क्या है? हिंदी में क्या है? क्या शुरुआत में लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाई हैव यू नॉट ईटन दीज मैंगोज, तुमने ये आम क्यों नहीं खाए हैं? इसमें क्या है कि क्यों, क्वेश्चन वर्ड है कोई, वो बीच में सेंटेंस के आ गया है।
ये जो बात यहाँ पर बताई गई है कि सेंटेंस या तो क्या से आरंभ होता है या फिर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाता है, ये हिंदी में अलाउ होता है, हिंदी में लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक का मतलब ये नहीं है कि आज्ञा ही आज्ञा का काम इसमें होगा, आज्ञा देना या आज्ञा लेना, नहीं। इसमें और भी काम होते हैं, जैसे आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या सलाह। इन चारों का इनमें भाव होता है। इन चारों में से किसी एक का, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या सलाह का आदि का भाव होता है। इनमें सब्जेक्ट, कर्ता, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, यू होता है, परंतु ये छिपा रहता है। अब जैसे हम अगर किसी को कहें कि उसे खेलने दो, तो हमने तो कह दिया, लेकिन जो खेलने देने का काम है, खेलने देने का काम जो है, वो कौन करेगा? सामने वाला, जिसको हमने कहा कि डोंट मेक ए नॉइज, हमने कहा डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। तो जो शोर ना मचाने का काम है वो कौन करेगा? सामने वाला, मतलब यू। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? यू है। इसमें डोंट मेक ए नॉइज में सब्जेक्ट क्या है? यू है। नेक्स्ट है हमारा प्लीज गिव मी योर पेन फॉर 2 आवर्स। कृपया 2 घंटों के लिए मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो किसे कहा हमने? सामने वाले को। तो काम कौन करेगा पेन देने का? सामने वाला करेगा। इसका मतलब इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो इन इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता तो है, लेकिन छिपा रहता है। छिपा रहता है इसलिए हम लिखते भी नहीं है। जब सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है तो हम लिखते नहीं है। अगर लिखेंगे तो सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में अगर हमने यू लिख दिया तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का बन जाएगा। अब देखिए, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना और सलाह आदि का भाव कैसे होता है। जैसे हमने कहा लेट हिम प्ले, तो हमने आज्ञा दे दी कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, या आदेश भी हम कह सकते हैं। अगर कोई जोर जबरदस्ती करके कहे कि उसे खेलने दो, तो यह हो गया आदेश। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि क्या मैं उसे खेलने दूं, क्या मैं उसे खेलने दूं, क्या मैं उसे खेलने दूं, हमसे पूछ रहा है कोई, और हम कहते हैं चलो चलो खेलने दो उसको, ठीक है, तो हमने दे दी आज्ञा। तो आज्ञा देना हो गया और आदेश देना, दोनों इसमें आ सकते हैं। डोंट मेक ए नॉइज, ये हम आदेश भी दे सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। अगर हम छोटे हैं कहीं, या हमारी बात कम मानी जाती है, तो हम सलाह ही देंगे, क्योंकि आदेश तो कोई मानने वाला है नहीं हमारा। तो हम क्या करेंगे? हम सलाह देंगे, डोंट मेक अ नॉइज, कृपया कि भाई शोर मत मचाइए, हमारी सलाह है ये। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी है और उसके सामने बहुत सारे बच्चे हैं, या उसके खुद के पोता पोती या बच्चे हैं, ठीक है, कोई टीचर है उसके सामने बच्चे हैं, और वो कहता है अरे शोर मत मचाओ, अरे शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, तो वो क्या है? वो प्रार्थना थोड़ा ही है, वो सलाह थोड़ा ही है, नहीं, वो क्या है? आदेश है, क्योंकि वो एक जोर जबरदस्ती में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लीज गिव मी योर पेन फॉर 2 आवर्स, कृपया मुझे 2 घंटों के लिए अपना पेन दे दीजिए। अब जहां पर प्लीज आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है? प्रार्थना करना। जहां पर भी प्लीज आ जाता है वहां पर प्रार्थना की जाती है, तो यहाँ पर क्या है? प्रार्थना का भाव है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। अगर कोई बड़ा आदमी है बहुत, और उसके सामने छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि मम्मी मेरे को ये दिला दो, पापा मेरे को ये दिला दो, उसके पापा मम्मी मना कर रहे हैं, और तीसरा बड़ा आदमी, उसका दादा, उसकी दादी, कोई मना कर दे कि अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो वो हो जाएगा आदेश। वो क्या हो जाएगा? आदेश। और अगर कोई ऐसा ना हो, और कोई समझा रहा हो किसी को, छोटे बच्चों को, कि अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो वो हो जाएगी सलाह। तो वो सिचुएशन के ऊपर बात डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन कैसी है, कौन किसको कह रहा है, छोटा कह रहा है, बड़ा कह रहा है, किस सिचुएशन में कह रहा है, तो सब टाइम के ऊपर निर्भर करता है। अब है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। यह भी एक सलाह का भाव है या आदेश का भाव है। लेट्स गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए, या आओ चलें अब, या आओ, या फिर
आओ अब चलें। यह भी क्या है, सलाह का भाव है। चलिए, अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए कि ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज, नेवर, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? इनको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है एक्सक्लेम एक्सक्लेम करना। एक्सक्लेम करना मतलब अपने जो मन की जो तीव्र भावना होती है, तीव्र भावना मतलब अचानक से उत्पन्न होने वाली, अचानक से उत्पन्न होने वाली, अचानक से मन में एकदम क्रोध की भावना, दुख की भावना, आश्चर्य की भावना या खुशी आदि का जो भाव होता है वो एकदम निकलना, वही हमारा हृदय की तीव्र भावना कहलाती है। वही हमारी हृदय की तीव्र भावना कहलाती हैं। इन वाक्यों में हृदय की तीव्र भावना जैसे क्रोध, दुख, आश्चर्य या खुशी आदि का भाव होता है। इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे अब जैसे मान लो कोई आस पड़ोस में मर जाता है, तो वहां पर क्या होता है भाई, दुख का माहौल तो रहता ही है। तो आसपास के, आस पड़ोस के जो औरतें होती हैं वो भी आ जाती हैं, आदमी भी आ जाते हैं और सब बोलते हैं हाय कितना अच्छा आदमी था। चाहे वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन दिखाना जरूर पड़ता है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हाय हमारे तो मन से निकल रही हैं ये बातें। तो अलास, ही डाइड, हाय वे मर गया। इस तरह की जो बातें निकलती हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। वे एक्सक्लेम करते हैं वो अपनी भावनाओं को, चाहे उनके अंदर भावनाएं खुशी की हो फिर भी दिखाएंगे दुखी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मजाक में मत लेना, मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का टमाटर लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आप मान लो कहीं जा रहे हो, सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो पार्क में, और वहां पर एक सुंदर सा फूल दिखे जो आपने आज तक देखा तो है लेकिन इतना सुंदर नहीं देखा, और आपके साथ में कोई है, कोई ना भी हो तो भी आपके मन से एकदम निकलेगा मुंह से, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब कितना सुंदर फूल है यार, कितना सुंदर फूल है। तो अचानक से एकदम मतलब आश्चर्य हुआ, एकदम सरप्राइज हो गए, कितना सुंदर फूल है यार, ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने। तो वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कभी कभी हम बोलते हैं वाओ। अब मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जिसको चलना भी नहीं आता, वो एकदम खड़ा होकर चल दे, तो कैसा लगेगा, एकदम आश्चर्य होगा कि वाओ यार कैसे चला एकदम। वाओ ब्यूटीफुल। या कोई छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम करे जो बड़ा भी आदमी नहीं कर सकता, तो एकदम हमें ऐसे ही मुंह से निकलता है कि वाओ, अरे वाओ। अच्छा, अब हमें मान लो हमने कोई गलती कर दी, तो हमें अंदर से फील होता है कि यार गलती हो गई, तो सॉरी निकलता है मुंह से, सॉरी एकदम। मान लो आप कहीं कहीं जा रहे हो, आप आपका पैर किसी के ऊपर टच हो जाए, या आपका पैर किसी किसी के ऊपर, किसी के पैर के ऊपर आ जाए, आपका पैर किसी के पैर के ऊपर आ जाए, तो आपके मुंह से तुरंत निकल जाएगा सॉरी। क्यों? क्योंकि आपको एकदम गलती का एहसास हुआ, अपना दुख का एहसास हुआ। अगर सही सॉरी नहीं बोलोगे तो आपको फिर लात घुसे खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सॉरी बोलना ही पड़ता है और अंदर से भी निकलता है। आगे चलते हैं, देखिए हुर्रा, हुर्रे, आई हैव वोन द मैच। हुर्रे, हुर्रे का मतलब होता है खुशी का माहौल। जैसे मान लो आप मैच या कोई लूडो खेल रहे हो, मैच खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हो और आप जीत जीत जाते हो मान लो, तो आपके मन से एकदम हुर्रे, आई हैव वोन द मैच ऐसे निकलता है ना। इसका मतलब आपको खुशी होती है अंदर से ही। तो जब खुशी होती है तो हम बोलते हैं हुर्रा, आई हैव वोन द मैच। तो वो हमारे मन से निकलता है, एकदम हृदय की जो तीव्र भावनाएं होती हैं ये एकदम मन से निकलती हैं। अब मान लो आप गए कहीं पर, आपने कहा यार थोड़ा सा पानी पिला दो, और पानी पिलाने के लिए आपने कहा नॉर्मल वाटर, और आपके मन में था कि नॉर्मल वाटर आएगा, और वहां पर आ गया बिल्कुल चिल्ड एकदम ठंडा पानी, तो आप एकदम क्या कहोगे, यार कितना ठंडा पानी है, कितना ठंडा पानी है यार ये। तो आप ऐसे बोलोगे ना, उसका मतलब हाउ कोल्ड द वाटर इज।
हाउ कोल्ड द वाटर इज। तो ये भी एक आश्चर्यजनक बात होती है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी एक क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपके अंदर एकदम बात आई कि यार कितना आश्चर्य आश्चर्य हुआ कि इतना ठंडा पानी, क्योंकि मन में तो क्या था, मन में था कि नॉर्मल वाटर आएगा मैं पी लूंगा, लेकिन इतना ठंडा पानी आ गया कि दांत भी एकदम ठिठुराने लगे, पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो वो क्या होगा, हृदय से एकदम भावना निकलेगी आश्चर्य वाली, यार इतना ठंडा पानी एकदम। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थैंक यू। थैंक यू भी एक ऐसा ही होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हमें कोई चीज, कोई हार्ड लगती है, या कोई हमसे नहीं हो रहा, या कुछ भी, हमें किसी की हेल्प अगर हमें मिल जाती है, तो हम उसके एकदम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमें खुशी होती है। जब हमें खुशी होती है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। वो भी हमारे अंदर से ही निकलता है। एक्सप्लेन करते हैं हम अपनी भावनाओं को कि हाँ हम तुम्हारे काम से खुश हो गए, हमें तुम्हारी हेल्प मिली, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं थैंक यू बोलकर। सॉरी बोलकर भी हम दुख प्रकट करते हैं कि भाई मैंने मेरे से गलती हो गई, मुझे सॉरी, मतलब गिल्टी फील हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा 5th नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य मतलब इन वाक्यों में मन की इच्छा भगवान से प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है। मन की इच्छा मतलब जैसे हमारे मन में कोई इच्छा है। अब इच्छा का मतलब वो होता है कि इच्छा, वो वाली इच्छा जो हम पूरी नहीं कर सकते, जो हम पूरी नहीं कर सकते। मतलब मान लो हमारा मन है हमारा एक सोने का महल बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि सोने का महल बन जाए, हम ये कहेंगे कि हे भगवान हमारा सोने का महल बन जाए। तो मतलब हम सोने का महल बनवाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इन वाक्यों में मन की इच्छा भगवान से प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है। मतलब हम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी मन की इच्छा है उसको पूरी करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। इन इन वाक्यों के द्वारा हम किसी को शुभकामनाएं, विशेष या अभिशाप कर देते हैं। इन वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क की पहचान सबसे बड़ी बताऊं मैं आपको, उल्टा आई। आई कैसा होता है, ऐसा होता है एक डंडा और उसके ऊपर बिंदी, नहीं ऐसा नहीं, इसको उल्टा कर दो, ऐसे घुमा दो, कैसा बन जाएगा, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। ठीक है, उल्टा आई वो होगा एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोल सकते हैं। तो इन वाक्यों में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। देखिए मन की इच्छा, जैसे मान लो आपका मन है कि आपका जो दुश्मन है या आपका पड़ोसी है उसके पास कार आ गई। आपका मन है, आपके मन में मतलब भावना है कि भाई इसकी कार आ गई और मेरे पास कार नहीं है, तो भगवान इसकी कार टूट जाए या इसकी कार जल जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो ये क्या है, आपके अंदर की इच्छा है, और इस इच्छा को आप खुद पूरी नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसकी कार जला दोगे या उसकी कार तोड़ दोगे। जला सकते हो, लेकिन जलाने के बाद आपको पता है कि क्या होगा, नहीं, आप ये इच्छा खुद पूरी नहीं करोगे, करोगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मे यू लिव लॉन्ग, एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। अब हमारे मन का नहीं पता कि हमारे मन में इच्छा क्या है, क्या पता हम चाहते हो कि कल कल कोई मर जाए, लेकिन नहीं, हम उसको खुश करने के लिए उसको ऐसा प्रकट करेंगे कि हमारे मन में इच्छा है कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। चलो मान लो हमारे मन में इच्छा भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो मरने वाला है तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई आज मत मर, कल को मर जाना, एक साल बाद मर जाना, या उसको हाथ हाथ लगा लेंगे कि नहीं आज नहीं मरेगा तू, नहीं भाई। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान के हाथ में है मरना जीना, उसको बचाना। मान लो कोई बीमार है, उसको हम यही कह सकते हैं कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, या आप दीर्घायु हो। कोई हमसे हमारे पैर छूता है या हम किसी के पैर छूते हैं तो हमें ऐसे ही मिलता है आशीर्वाद कि दीर्घायु हो। तो ये जो है इच्छाएं हैं उनकी, शुभकामनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना के रूप में ही प्रकट होती हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मे द कर्स ऑफ हेवन
fall upon my enemies, may the curse of heaven fall upon the my enemies। इस इच्छा को पूरी करवाने के लिए, जिससे आप बचे भी रहो, आप खुद ना करो, आपके ऊपर ब्लेम ना आए, तो आप क्या करोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे। जब कोई भी मन की इच्छा भगवान से प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है, जो कि शुभकामनाएं किसी की भलाई के लिए या अभिशाप किसी को बद्दुआ देने के लिए काम में आती है, तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मेरे दुश्मनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। ऐसा भाई ये तो हो नहीं सकता कि हमने चाहा कि एकदम हो गया या हम कुछ कर सकें इसमें। हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अभिशाप के लिए या शुभकामनाओं के लिए। तो मेरे जो एनिमीज हैं उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, वो भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए आगे वाला है, लास्ट वाला, हैप्पी बर्थडे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज आपका जन्मदिन है किसी का भी, तो मेरी ओर से आपको भी हैप्पी बर्थडे। अगर आपका आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे। ये भी क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये आप डेली लाइफ में भी बोलते हैं रोज, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी मम्मी का, पापा का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, कभी ना कभी आता रहता है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगे रहते हैं हर टाइम, कभी तुम लगाते हो तो कभी कोई और लगा देता है। हैप्पी बर्थडे जो भी सेंटेंस है कहीं लिखा मिले हैप्पी बर्थडे, तो वो क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, इच्छा सूचक वाक्य। मतलब आपका बर्थडे, आपका जो दिन है, आज का बर्थडे है, वो शुभ हो। ये अक्सर सब गलती करते हैं कि हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, फुल स्टॉप। तो आज जो आपने सीख ही लिया है, तो इसके बाद, आज के बाद क्या करोगे, जब भी आप हैप्पी बर्थडे किसी को कहो तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। अगर आप किसी को सॉरी या थैंक यू कहो तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाना है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आए तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है ताकि हम वीडियो बना सकें। आपका प्यार और सपोर्ट अगर हमें मिलता रहा तो हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। और